हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे जो भी मैंने अभी तक आपको एक्ट पढ़ाए हैं उनमें उनको मैं समराइज करूंगा, खासकर उन एक्ट्स को जो बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि ये कौन कौन से एक्ट हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें एक एक्ट है 1909 का, एक एक्ट है 1909 का और एक है 1935 का। ये तीन एक्ट है, मैं इनको समराइज करूंगा। कारण क्या है, क्योंकि ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए लाए गए और इनमें वो प्रावधान थे जिन्होंने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आगे जाकर के आप दुष्परिणाम देखेंगे कि भारत किस प्रकार से विभाजित होता है और भारत का जो विभाजन है उनकी नींव कहां से रखी गई थी। इसलिए आज के समय में भी ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक बने हुए हैं और यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। तो सांप्रदायिक इसके यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से पहले हम एक टॉपिक देखेंगे और आप इसे लिखेंगे, इसका नाम आप लिखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अगर हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को देखते हैं तो हम इनको तीन भागों में बांटेंगे। हम इसको तीन भागों में बांटेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। आप देखेंगे इसका शुरुआत 1909 एक्ट से होती है। 1909 का एक्ट क्या बोलते थे इसे, बोलिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसे क्या बोलते थे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसे जाना जाता था 1909 के एक्ट को। इसमें क्या प्रावधान हुए थे बताइए आप मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे 1909 का एक्ट अपलोड कर चुका हूं। इसकी वीडियो प्रीवियस आप देखे होंगे, आपने देख भी लिया होगा। तो आप, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मन में सोचिए कि आपको ये आता है या नहीं आता। और अगर नहीं आता तो जाइए पहले इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में आकर के इसका जवाब सोचिए। इसके प्रावधान क्या था, मैं सिर्फ अभी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करूंगा। तो इसमें क्या किया गया था, इसको प्रारंभ तो आप जानते हैं कब किया गया, 1909 में। कौन से समुदाय के लिए, समुदाय मैंने बताया था किसके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, कौन सा समुदाय था वो, केवल मुसलमानों के लिए। केवल मुसलमानों के लिए। और एक इसका जनक कौन है ये इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आएगा तो इससे आएगा। इस तरीका से आप इसे समराइज कर सकते हैं। तो इसका जनक कौन है लाने वाला, बोलिए, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और ये कौन सा है, द्वितीय। याद रखना, क्योंकि जब यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछेगा ना आपको लॉर्ड मिंटो, क्योंकि आपने पढ़ा है, इसको आपने पढ़ा हुआ है 1909 को, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लेकिन आप मिंटो तो जानते हैं, लेकिन मिंटो कौन सा है, वो फर्स्ट, सेकंड या सिर्फ मिंटो कौन है वो, तो याद रखना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। क्योंकि यूपीएससी ने इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा है 2019 में। दूसरा है इसमें 1919 का जो एक्ट है उसमें आप देखेंगे क्या प्रावधान थे। इसमें देखेंगे आप, पहला क्या है, 4 संप्रदाय को इसमें शामिल किया गया था। 4 संप्रदाय थे, कौन कौन से थे, क्योंकि आप देखेंगे इसमें विस्तार करते हुए वो जाएंगे। 1909 में लेकर के उसके 10 साल बाद 1919 में इन्होंने फिर इसको विस्तार किया, क्योंकि बांटो और राज करो की जो नीति है वो आप 1909 से देखेंगे और उनको पता है कि भारत का जो समाज है हम उसे जितना बांट देंगे हम उतने ही ज्यादा यहां पर शासन कर पाएंगे। तो उनको एक जो बात समझ में आई थी 1857 की क्रांति के बाद में, वो यही आई थी कि जितना बांट सको भारतीय समाज को बांटो, और अगर आप बांटने में सफल रहते हैं तो भारत जो है वो कभी भी इतना मजबूत हो नहीं पाएगा कि आपको हटा दे यहां से। और ये बात सही भी है। अगर आप देखें जो द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से 45 तक जाएगा, अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो आप मान के चलिए कि अंग्रेज जल्दी से तो भारत को छोड़ने वाले थे नहीं। और आप ये भी देखेंगे कि भारत के जो नेता थे, खासकर जो मॉडरेट जैसा हम कहते हैं, मॉडरेट जो धड़े के जो नेता थे, वो चाहते भी नहीं थे कि भारत आजाद हो, बल्कि उनकी जो मांग थी वो डोमिनियन स्टेटस की थी। जिस तरीका से चाइना को उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया हुआ था उसी प्रकार और आप हमको
डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए। क्योंकि आप 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आप देखेंगे, उसके भी तो 5 साल बाद भारत आजाद हुआ है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 45 तक जाता है। तो 1942 में गांधी जी को ऐसा लगा कि भाई कुछ तो करें, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे के क्या रीजंस थे कि गांधी जी ऐसा क्यों कहने लगे थे। तो एक तो कारण यह है कि क्योंकि अंग्रेज जो है वो पूरे विश्व के अंदर घिर चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उनकी जो पावर थी वो शिफ्ट होकर के अमेरिका के पास पहुंच गई है। तो अब ये सारे सब जानते हैं कि अब ये समय है कि अंग्रेजों के नीचे रहने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अब ध्रुव जो है वो चेंज होकर के अमेरिका के पास पहुंचने वाला है। ये सब पता है, सबको पता रहती है इस बात का। तो उसी को अनुसरण करते हुए इस तरीका की बात आती है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारतीय समाज को डिवाइड करना है। तो इसीलिए 1919 में, क्योंकि जब तक पता नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, तो प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया था 1914 से 18 के बीच में। तो 4 संप्रदाय जो है इन्होंने और रखे थे। और कारण क्या था आप समझेंगे इसे। ऐसा नहीं है कि इन पे कोई दया कर रहे थे कि पंजाबी सिखों को भी उन्होंने अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और जो भारतीय ईसाई है उनके लिए मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन मैं इसे आपको करा रहा हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। तो किस किस के लिए यहां 4 संप्रदाय थे जिनके लिए यहां से अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली रहे थे? वो पंजाब के सिख, पंजाब के सिखों के लिए, दूसरा भारतीय ईसाई, ईसाइयों के लिए, तीसरे थे यूरोपियन, और चौथे थे आंग्ल भारतीय। ये हो गया। तीसरे कौन थे? तीसरा भी आप देख लेंगे यहां पे। तीसरा है 1935 का एक्ट। इसमें किस तरीका की व्यवस्था की गई है आप इसे देखेंगे। 3 संप्रदाय और जोड़ दिए गए हैं। 3 संप्रदाय कौन कौन से हैं ये? पहला है महिलाएं, मजदूर और दलित। इन तीनों को, यानी कि कितना विभाजन किया गया है आप इसे देखिए। कितना सारा विभाजन वो करते हुए जा रहे हैं और हम कराते हुए जा रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं वो इसका किस तरीका से विरोध कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि 1935 का जो एक्ट है, जो इतना, इसमें महिलाएं, मजदूर और दलित इनके लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है। इससे हमारा जो संविधान है उसके कितने आर्टिकल लिए गए? मैंने आपको बताया 200 आर्टिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 200 आर्टिकल इससे प्रभावित हैं। आप ऐसा समझिए, जो आज के संविधान में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ये जो अधिनियम है ये इसलिए लाया गया है, इसके तहत भारत को जो पावर है वो ट्रांसफर की जानी है। और ट्रांसफर कैसे की जाएगी आपको मैंने बताया था कि एक होती है सॉवरेनिटी। ये मैंने इसीलिए आपको पहले ही टर्म बता दिए हैं कि सॉवरेनिटी क्या होती है, यानी कि खुद के निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि भारत आजाद हुआ, तो आजाद में क्या किसी ने पकड़ कर रखा हुआ था क्या? किसी पिंजरे में बंद था क्या? नहीं। जो पावर ट्रांसफर होगी वो सॉवरेनिटी ट्रांसफर होती है, यानी कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर इसी एक्ट के द्वारा वो होगी, 1947 का जो एक्ट है इसके तहत। इसमें मैं आपको एक एक बताता जाऊंगा और आप इसे लिखेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड बातें करनी है, कोई कहानी आपको सुनानी नहीं है, और कहानी से एग्जाम में कुछ भला होना नहीं है। आज आपका मन लग सकता है, लेकिन याद रखने हैं ये पॉइंट। आप किसी भी तरीका से इन पॉइंट्स को याद रखेंगे और एग्जाम तक लेकर के जाएंगे। आप बस इतना याद रखें। पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे इसमें 20 फरवरी, लिखेंगे 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को 1947 को यूके के पीएम कौन थे बोलिए? क्लीमेट एटली। ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे ये। उन्होंने ये घोषणा की थी, यह घोषणा की थी। कौन सी घोषणा? ये स्वतंत्रता अधिनियम वाली घोषणा।
नेक्स्ट लिखेंगे आप 30 जून 1947 को, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की घोषणा की गई। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन प्रस्तुत। और जब भी आप देखना प्रीलिम्स में हो सकता है वो आपको माउंटबेटन योजना के नाम से ना दे, वो कहेंगे 3 जून की योजना, तो 3 जून योजना कहें या फिर माउंटबेटन योजना, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना, यानी कि भारत के विभाजन की योजना। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे आप 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। तो ये सॉवरेन हो गया ना, संप्रभु, हाँ, तो सॉवरेन राष्ट्र। और जब हम सॉवरेन की बात करते हैं तो हम पावर ट्रांसफर की ही बात करते हैं, तो दोनों एक तरीका से पावर ट्रांसफर और सॉवरेनिटी, आप इन्हें पर्यायवाची कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, पांचवा पॉइंट, वायसराय पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल पद की शुरुआत हुई। अब याद है आपको 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके और वायसराय का पद क्रिएट किया गया था, उसको ही सृजित किया गया था। लेकिन 1947 का जो एक्ट है वो वायसराय पद समाप्त करता है और गवर्नर जनरल पद की शुरुआत करता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए और यह कैबिनेट की सिफारिश पर किया गया। और यानी कि जो गवर्नर जनरल है ये कैसा हुआ था, नियुक्त हुआ था। शब्द याद रखना, नियुक्त, निर्वाचित नहीं हुआ था, याद रखना है, नियुक्त हुआ था, शब्द को याद रखना। तो ये नियुक्त हुआ था और किसकी सिफारिश पर हुआ था, कैबिनेट की सिफारिश पर हुआ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि कैबिनेट की सिफारिश पर किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। गवर्नर जनरल की क्या की गई थी, नियुक्ति, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। किसके सिफारिश पर, कैबिनेट की सिफारिश पर, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, भारत सचिव पद को समाप्त किया गया। जो भारत का जो सचिव पद था उसको समाप्त किया गया और राष्ट्रमंडल मामलों का सचिव बना दिया गया, यानी कि उसका पद समाप्त करके इसे क्या बना दिया गया, राष्ट्रमंडल मामलों का सचिव। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे 1947 एक्ट तब तक रहेगा जब तक स्वयं का कानून नहीं बना लेते हम, जब तक हम स्वयं का कानून नहीं बना लेते, जब तक ये रहने वाला था। और इस प्रकार से हमने ये कानून यहां पर समाप्त किया और भारत यहां से आजाद हो जाता है। अब अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम उसकी देखेंगे कि किसने क्या बोला था, किस तरीका से वो फॉर्मेट हुई थी, कितना दिन लगे थे, क्योंकि सब प्रश्न आते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और उसी को आगे लेकर के हम चलने वाले। तो यहाँ पर हमारा जो ये एक्ट है, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो विकास क्रम है उसकी जो ऐतिहासिक यात्रा है वो यहाँ समाप्त होती है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लेकर के आएंगे संविधान सभा। और तब तक के लिए इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।